हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्रजापति टेक्निकल क्लासेज। हम आप लोगों को बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन सब्जेक्टों में से जो सब्जेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सब्जेक्टों का अध्ययन हम क्रमशः करेंगे। तो आइए उसी क्रम में आज हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले आइए देख लेते हैं हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। उसके बाद पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद पढ़ेंगे क्ले मिनरोलॉजी एंड सॉइल स्ट्रक्चर। उसके बाद पढ़ेंगे परमियाबिलिटी। उसके बाद पढ़ेंगे टोटल स्ट्रेस फॉर वाटर, प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेसेस। उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेसेस ड्यू टू पॉइंट लोड। उसके बाद पढ़ेंगे कंपैक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे कंसोलिडेशन। उसके बाद पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थ प्रेशर थ्योरीज। उसके बाद पढ़ेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। तो यदि हम बात करें सॉइल इंजीनियरिंग की तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी जेई लेवल के एग्जाम है, चाहे आपका एलएमआरसी हो, चाहे डीएमआरसी हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो या अदर कोई अन्य जेई के एग्जाम्स हो, उन जेई के एग्जामों में सॉइल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से सॉइल इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सॉइल इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को कक्षा 7-8 में या छोटी कक्षाओं में सॉइल के बारे में पढ़ाया जाता है या पढ़ाया इस समय भी पढ़ाया जाता है। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी। और यह भी पढ़ाया जाता था कि इस मिट्टी में गेहूं की फसल अच्छी होती है, इस मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती है। लेकिन हमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस मिट्टी तो वही होगी, लेकिन इस मिट्टी में ना गेहूँ उगाना है, ना धान उगाना है, ना तो कपास उगाना है। हमें एज ए सिविल इंजीनियर इस मिट्टी पर लोड अप्लाई करना है। इसका नाम सॉइल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स क्यों रखा गया? क्योंकि मैकेनिक्स में हम लोड के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी मटेरियल पर लोड को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, वह कितना से कितना अधिक लोड रजिस्ट कर सकता है। इसके बारे में हम मैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम मिट्टी पर लोड को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, निकालेंगे उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, किस मिट्टी की कितनी बेयरिंग कैपेसिटी होगी। इसीलिए हम सॉइल मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम बात करें तो कई शताब्दी पहले जब सॉइल पर स्ट्रक्चर बनाए जाते थे तो बिना साइंटिफिक एनालिसिस किए हुए ही सॉइल पर स्ट्रक्चर बना दिए जाते थे, जिसके कारण कई स्ट्रक्चर फेलोर होने को देखने को मिले। इसी कारण से इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा पीसा की झुकती हुई मीनार। इसमें क्या हुआ कि कंसोलिडेशन डिफरेंशियल सेटलमेंट के कारण मिट्टी
का डिफरेंशियल सेटलमेंट होने के कारण यह स्ट्रक्चर या यह मीनार झुक चुकी है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सर्वप्रथम रैंकिन तथा कूलाम ने अपने अर्थ प्रेशर पर अपनी थ्योरी दी और भी वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक एनालिसिस किया सॉइल पर। जिसके बाद सर्वप्रथम हम कार्ल टरज़ागी सन 1925 ईस्वी में इस सॉइल पर एक बुक भी लिखा और जर्मन भाषा में इस बुक का नाम है एडा बाउ मैकेनिक्स। जर्मन भाषा में एक बुक लिखी जिसका नाम है एडा बाउ मैकेनिक्स और इंग्लिश में उन्होंने नाम रखा सॉइल मैकेनिक्स। हम बता दें कि सन 1925 ईस्वी में इन्होंने यह बुक पब्लिश की थी और इन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ ले फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसे कहते हैं, तो आप कहें सर कार्ल टरज़ागी। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स आपके कार्ल टरज़ागी जी हैं। इन्होंने सन 1925 ईस्वी में बहुत बड़ा सॉइल के क्षेत्र में योगदान दिया और इन्होंने अपने भाषा में सॉइल मैकेनिक्स की परिभाषा भी दी। इन्होंने कहा कि सॉइल के इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैकेनिक्स का हाइड्रोलिक्स का जो लॉ इस्तेमाल किया जाता है, उस लॉ के द्वारा जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसे ही हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। यदि हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल लैटिन भाषा के शब्द सोलियम से मिलकर बना हुआ है। यदि हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल लैटिन भाषा के शब्द सोलियम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है अर्थ सरफेस का वह लूज मटेरियल या अर्थ सरफेस का वह अपर लेयर जिसमें खेती की जा सके, उसे हम सॉइल कहते हैं। यदि हम बात करें सॉइल की डिफिनेशन की, तो ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग उसकी डिफिनेशन होगी, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अलग डिफिनेशन होगी और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अलग डिफिनेशन होगी। यदि हम बात करें एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल की डिफिनेशन की, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे हम अपर लेयर कहते हैं, उसकी निचली लेयर को सब लेयर कहते हैं। इसी प्रकार से कई अन्य लेयर्स होती हैं। यदि हम बात करें एग्रीकल्चरल डिफिनेशन की, तो अर्थ सरफेस का वह लूज मटेरियल जिस पर पौधे ग्रो कर सकें उसे हम सॉइल कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हुई एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम बात करें जियोलॉजिकल डिफिनेशन सॉइल की, जियोलॉजिकल आधार पर यदि सॉइल की डिफिनेशन की बात करें, तो अर्थ सरफेस का वह लूज मटेरियल या वह जोन, अर्थ सरफेस का वह पतला जोन जिसमें पौधों की जड़ें पाई जाती हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। हमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल की परिभाषा देखनी है, तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग से बना अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल ही आपका सॉइल कहलाता है। सॉइल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले दो आपके एजम्पशन हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला एजम्पशन है सॉइल ग्रेन्स स्फेयर इन शेप। दूसरा आपका अनकंसोलिडेटेड ग्रेन्स। तो देखिए पहले एजम्पशन का क्या मतलब है। सॉइल ग्रेन्स स्फेयर इन शेप। स्फेयर माने आप लोगों को पता होगा गोला होता है, यानी सॉइल ग्रेन्स जो सॉइल के कण हैं उनका आकार कैसा है, आपका गोलाकार है, यानी सॉइल के कणों का आकार आपका कैसा है, गोलाकार। दूसरा है अनकंसोलिडेटेड ग्रेन्स। अनकंसोलिडेटेड मतलब सॉइल ग्रेन्स आपका पता है पहले जंक्शन से कि गोलाकार होते हैं। यदि इस पर कोई लोड लगाया जाए तो जो अनकंसोलिडेटेड मतलब इस पर चाहे भी जितना लोड लगा लें यह अपने शेप में चेंज नहीं होने देता, इसी को हम अनकंसोलिडेटेड कहते हैं। यानी सॉइल ग्रेन्स पर चाहे जितना भी लोड लगा लें लेकिन वह अपने शेप को परिवर्तित नहीं करता। तो आप लोग ये बात सोच रहे होंगे फिर कंपैक्शन क्यों किया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा शेप में आपका स्फेयर है, तो मान लीजिए आपका कोई ये सॉइल है, इनके बीच आपका ये व्हाइट दिखाई दे रहा होगा। तो जब कंपैक्शन किया जाता है तो
यहाँ पर इनका शेप न परिवर्तित होकर ये जो वाइट्स हैं इनमें जो एयर भरी हुई है वही बाहर निकल जाती है, जिससे आपका कंपैक्शन हो जाता है। तो जो आपका एजम्पशन है, पहला एजम्पशन कहता है सॉइल ग्रेन्स स्फीयर इन शेप, यानी जो सॉइल के कणों का आकार है वह गोलाकार होता है। दूसरा कहता है अनकंसोलिडेटेड ग्रेन्स, यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वह अनकंसोलिडेटेड होते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे बनता है। जैसा कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग डिफिनेशन में बताया सॉइल की परिभाषा कि चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन या बदरिंग से बना अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल या पार्टिकल आपका सॉइल कहलाता है। जैसा कि सॉइल जो बनती है चट्टानों से उसमें कई प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। प्रोसेस आपका यही होता है, पहले आपका होता है डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद होता है आपका डिपोजिशन, उसके बाद आपका होता है अपहीवेल। यही प्रक्रम बार बार चलता रहता है। इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेडोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेडोजेनेसिस, और ये जो साइकिल है इसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। तो इस साइकिल में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आपका होता है डिसइंटीग्रेशन, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं वेदरिंग, इसका एक और अन्य नाम है इरोजन। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद उस पर सॉइल का डिपोजिशन होता है, उसके बाद अपहीवेल होता है। यही प्रक्रम बार बार चलता रहता है। तो सिविल इंजीनियरिंग डिफिनेशन की बात की जाए तो चट्टानों के वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन या इरोजन से बना अनकंसोलिडेटेड लूज पार्टिकल ही सॉइल कहलाता है। तो बात करेंगे इस साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन में, ये डिसइंटीग्रेशन के बारे में। तो सभी लोगों को पता होगा कि डिसइंटीग्रेशन या इरोजन या वेदरिंग का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कटाव। तो डिसइंटीग्रेशन के नाम से ही आप लोग जान गए होंगे। डिसइंटीग्रेशन दो प्रकार से होता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा होता है केमिकल डिसइंटीग्रेशन की परिभाषा की बात की जाए तो फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा सॉइल का बनना ही डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो अब बात करेंगे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है और केमिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। तो बात करेंगे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की, तो ऐसा डिसइंटीग्रेशन जिसमें फिजिकल फोर्सेज अप्लाई होते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, और ऐसा डिसइंटीग्रेशन जिसमें केमिकल एजेंसीज या फोर्सेज अप्लाई होते हैं वो आपका होता है केमिकल डिसइंटीग्रेशन। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, ये आपका होता है बाई फ्रीजिंग एंड थाविंग इफेक्ट। तो बात करेंगे फ्रीजिंग और थाविंग क्या होता है। सभी लोगों को पता है कि चट्टानों में क्रैक्स होते हैं। मान लीजिए आपके क्रैक्स हैं, इन क्रैक्स में पानी जाएगा, और जब पानी जाएगा तो जब टेम्परेचर ठंडा होगा तो बर्फ जमेगी, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वह बर्फ जल में परिवर्तित होगी, जिसके कारण यह जल और बर्फ बनने के कारण एक क्रैक्स बढ़ते जाएंगे, और क्रैक्स बढ़ने के कारण चट्टान टूट जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, जब ये टूटेंगे तो सॉइल ग्रेन्स में परिवर्तित होंगे। इसी को हम फ्रीजिंग एंड थाविंग इफेक्ट कहते हैं। यानी चट्टानों में क्रैक्स पाए जाते हैं, क्रैक्स में पानी जाएगा, और पानी जाने पर जब मौसम आर्द्र होगा या ठंडा होगा तो बर्फ बनेगी, और जब मौसम गर्म होगा तो पानी बनेगा, जिसके कारण इस क्रैक्स या इन क्रैक्स की साइज बढ़ती जाएगी, जिसके कारण चट्टान क्रैक्स हो जाएंगे, यानी सॉइल ग्रेन में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी को हम फ्रीजिंग एंड थाविंग इफेक्ट कहते हैं। यानी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का एक कारक आपका हो गया बाई फ्रीजिंग एंड थाविंग इफेक्ट। दूसरा है
फोर्सेज ड्यू टू वाटर विंड या ग्लेशियर। कई फिजिकल फोर्सेज हैं, जैसे कि आपका वाटर, मान लीजिए वाटर का बहाव आ रहा है, चट्टान से टकराकर चट्टान टूटने पर आपका सॉइल बनेगा। हवा के द्वारा भी चट्टानें टूट सकती हैं, जिसके द्वारा सॉइल बनेगा। तो डिसइंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिसइंटीग्रेशन। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन दो प्रकार से होता है, बाई फ्रीजिंग एंड थॉर्मिंग इफेक्ट, फोर्सेज ड्यू टू वाटर विंड ग्लेशियर। तो एक प्रॉपर्टीज में देखेंगे हम लोग, जब चट्टान आपका मूल रूप में था, ये मान लीजिए आपका चट्टान है, इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट रॉक। तो इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट रॉक। ये मान लीजिए आपकी चट्टान है, जो इसमें आपका मिनरल होगा, जो इसमें मिनरल है, मान लीजिए फ्रीजिंग और थॉर्मिंग इफेक्ट के कारण यह सॉइल गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इसमें कोई बाहरी क्रिया नहीं हो रही है, यही चट्टान टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जा रहा है। तो जो मिनरल कंपोजिशन यहाँ पर होगा, वही मिनरल ही इस ग्रेन्स में भी पाए जाएंगे। यानी जो प्रॉपर्टी इस चट्टान की होगी, वही प्रॉपर्टी इसकी भी होगी। यानी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में देखा जाए तो चट्टानों से जो सॉइल बनती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वह प्रॉपर्टी जो पेरेंट रॉक की होती है प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी के या वही प्रॉपर्टी इसकी भी होती है। यानी जो मिनरल कंपोजिशन इस चट्टान का होगा, वही मिनरल भी इसमें भी पाए जाएंगे। तो यदि इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से प्राप्त सॉइल, ये आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ है, और जो सॉइल प्राप्त हो रही है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से प्राप्त सॉइल की प्रॉपर्टी वही होती है जो पेरेंट रॉक की होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। यानी जब फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सॉइल बनता है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। या दो चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाई फ्रीजिंग एंड थॉर्मिंग इफेक्ट, फोर्सेज ड्यू टू वाटर विंड ग्लेशियर etc। यानी फिजिकल का मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं होना है, हम चाहे हैमर के द्वारा उसको तोड़कर सॉइल ग्रेन में परिवर्तित करें, चाहे वाटर के द्वारा परिवर्तित हो जाए, चाहे विंड के द्वारा परिवर्तित हो जाए, चाहे ग्लेशियर के द्वारा परिवर्तित हो जाए। तो फ्रीजिंग और थॉइंग क्या होता है, चट्टानों में क्रैक्स पाए जाते हैं। क्रैक्स में जब पानी आता है, जब मौसम आर्द्र होता है तो बर्फ बनती है, जब मौसम गर्म होता है तो वाटर में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्रैक्स की साइज बढ़ती जाती है और चट्टान टुकड़ों में टूट जाते हैं। यदि बात की जाए प्रॉपर्टी की, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से प्राप्त सॉइल की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से प्राप्त सॉइल की प्रॉपर्टी वही होती है जो पेरेंट रॉक की होती है। आप लोग समझ गए होंगे कि पेरेंट रॉक क्या होता है। जो चट्टान जिससे सॉइल बन रहा है, उस चट्टान को हम पेरेंट रॉक कहते हैं, और जो सॉइल बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी वही होती है जो इस पेरेंट रॉक की होती है। बात करेंगे केमिकल डिसइंटीग्रेशन। केमिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, CO2, O2 और अन्य कोई अदर केमिकल वाटर के साथ क्रिया करके चट्टानों से टकराता है, तो उनके मिनरल से क्रिया करके एक नया मिनरल बना लेता है। केमिकल डिसइंटीग्रेशन में मान लीजिए कोई चट्टान है, इनमें क्रैक्स हैं, मान लीजिए वाटर के साथ घुल कर आपके O2, CO2 या अन्य कोई केमिकल इसमें आते हैं और इसके मिनरल कंपोजिशन से क्रिया करके एक नया मिनरल बना लेते हैं। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि केमिकल डिसइंटीग्रेशन में जो सॉइल प्राप्त होता है, उसकी प्रॉपर्टी इस पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी से बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे कि देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार से केमिकल डिसइंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी एक हो गई। केमिकल डिसइंटीग्रेशन में प्राप्त सॉइल की प्रॉपर्टी पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही भिन्न होती है। यदि बात की जाए फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से प्राप्त सॉइल आपके ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, बोल्डर है। कैसे हम पहचानेंगे ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, बोल्डर? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में। जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल शुरू करेंगे तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे पहचानेंगे सैंड है, कैसे पहचानेंगे ग्रेवल है, कैसे पहचानेंगे सिल्ट है, कैसे पहचानेंगे बोल्डर है। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से जो सॉइल प्राप्त होती है वो ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, बोल्डर है। और केमिकल डिसइंटीग्रेशन से केवल एक ही सॉइल प्राप्त होती है, जिसे हम क्ले कहते हैं। यानी डिसइंटीग्रेशन दो प्रकार से होता है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के दो कारक प्रभावी हैं, बाई फ्रीजिंग एंड थॉर्मिंग इफेक्ट, फोर्सेज ड्यू टू वाटर, विंड, ग्लेशियर इत्यादि। और केमिकल डिसइंटीग्रेशन CO2, O2 या अन्य कोई केमिकल
मिनरल कंपोजिशन से क्रिया करके एक नया मिनरल बना लेता है, इसे हम केमिकल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। या साधारण सी परिभाषा बात की जाए तो जहाँ पर केमिकल प्रोसेस के द्वारा सॉइल बनता है उसे हम केमिकल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन के बाद आपका है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही पता चल रहा होगा, इसकी हिंदी होती है परिवहन। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद जो सॉइल बनता है उस सॉइल में जो भारी कण होते हैं वो अपने स्थान पर ही रह जाते हैं, और जो कण हल्के होते हैं वह नेचुरल फोर्सेज जैसे विंड यानी हवा, पानी, ग्लेशियर आदि के द्वारा उड़ाकर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई कारक हैं जो प्रभावी हैं। पहला आपका है वाटर। तो ट्रांसपोर्टेशन आप लोग समझ गए होंगे किसे कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन के बाद जो सॉइल बनता है उस सॉइल में जो भारी कण होते हैं वो अपने ही स्थान पर आ जाते हैं, और जो कण हल्के होते हैं वो नेचुरल फोर्सेज के द्वारा उड़ाकर कहीं दूर चले जाते हैं, उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई कारक प्रभावी हैं। पहला आपका वाटर। यदि बात की जाए वाटर तो पानी के द्वारा बहाकर ले जाए गए सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। कौन सी सॉइल कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं। वाटर के द्वारा बहाकर दूर ले जाए गए सॉइल को एलुवियल सॉइल कहते हैं। उसके बाद आपका आता है विंड, हवा। हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को एओलिन सॉइल कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वातज मड्डा। इसमें दो सॉइल आती हैं। पहला आपका सैंड ड्यूनेस और दूसरा है लॉय। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पवनोड मृत्तिका। तो एओलिन सॉइल ये पूछ लिया जाए तो किसे कहते हैं एओलिन सॉइल? वो हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को एओलिन सॉइल कहते हैं। एओलिन सॉइल दो प्रकार की होती है। सैंड ड्यूनेस, जिसकी हिंदी होती है रेस, और इसकी हिंदी होती है पवनोड मृत्तिका। तो बात की जाए सैंड ड्यूनेस किसे कहते हैं? जो डिसइंटीग्रेशन के बाद सॉइल बनता है उसमें जो पार्टिकल आपके भारी होते हैं वह कुछ ही दूर जा पाते हैं। जो सॉइल पार्टिकल कुछ दूर जाकर बैठ जाते हैं उसे हम कहते हैं सैंड ड्यूनेस, और जो पार्टिकल हल्के होते हैं वह बहुत दूर उड़कर चले जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं लॉयसेज यानी पवनोड मृत्तिका। आप लोगों को पता होगा कि सैंड कोहेजनलेस होता है, यानी सैंड ड्यूनेस आपका कोहेजनलेस होगा। यदि बात की जाए लॉयस की तो लॉयस की डेंसिटी आपकी कम होती है। डेंसिटी मतलब घनत्व या सघनता। डेंसिटी कम होती है आपकी लॉयसेज की। डेंसिटी कम होने का मतलब उसमें वाइट्स बहुत ज़्यादा होंगे। वाइट्स बहुत ज़्यादा होने का मतलब परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। परमेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होगी। यानी लॉसेज की डेंसिटी कम होने के कारण इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। आपका एक और कारक है तीसरा, ग्लेशियर। ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को ग्लेसिफ्लूवियल सॉइल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका है टिल, यानी ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल को ग्लेसिफ्लूवियल सॉइल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका टिल है। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन पढ़ लिया मैंने, हम लोगों ने डिसइंटीग्रेशन पढ़ लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है बात डिपोजिशन की। तो बात करेंगे डिपोजिशन की। यानी जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो चुकी है
डिसइंटीग्रेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद डिपोजिशन होता है, यानी जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो चुकी है वह उचित कंडीशन प्राप्त होने पर एक स्थान पर डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट मतलब जमा हो जाना, यानी डिपोजिशन मतलब निक्षेपण, इसकी हिंदी होती है निक्षेपण। यानी ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो सॉइल एक उचित कंडीशन प्राप्त हो जाता, वो जिस सॉइल को एक उचित कंडीशन प्राप्त हो जाता है वो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। इसके बाद है लास्ट आपका है अपहीवल। अपहीवल के मतलब ढेर के रूप में जमा होना, यानी जो सॉइल डिपॉजिट हो गई है वह उचित कंडीशन का मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्राप्त हो जाने पर ढेर के रूप में जमा हो जाती है, उसे हम अपहीवल कहते हैं। इसके बाद फिर से आपका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपहीवल होता है। यही क्रम बार बार चलता रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल साइकिल, और इस प्रोसेस को कहते हैं पेडोजेनेसिस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, लॉट ऑफ थैंक फॉर वॉचिंग।